आज भी प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में जब कभी अतीक अहमद का नाम गूंजता है ना, तो दबी आवाज में बाहुबली के जुल्म और सितम की कई कहानियां निकलती हैं, जहां हर कोई अपने अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था। वही एक औरत अपने परिवार की पुश्तैनी जमीन और सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। ये कहानी उस औरत की है जो 35 सालों तक माफिया डॉन के खिलाफ खड़ी रही, हर धमकी, हर चोट और हर वार को सहते हुए। उस औरत का परिवार न कभी खुशहाल था। उसके 12 बीघे की उपजाऊ जमीन पर खेती होती थी। खेतों में आम और अमरूद के पेड़ लहलहाते थे। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन परिवार को अपनी जमीन और मेहनत पर गर्व था। लेकिन उस 12 बीघे जमीन पर खेती हो कैसे? उसके लिए एक ट्रैक्टर चाहिए था, जो हर किसी के पास नहीं होता था उस समय इलाके में ना, खेत चाहे किसी का भी हो, इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में, लेकिन खेतों में जुताई जो है ना, जुताई के लिए लाल रंग का एक मशहूर ट्रैक्टर आता था। ये ट्रैक्टर अतीक अहमद के अब्बू फिरोज अहमद का था, जो इलाके में किसानों के कहने पर अपना ट्रैक्टर भाड़े पर भेज देते थे। इसलिए वो अपने 12 बीघे की खेती के लिए भी अतीक के घर से ही ट्रैक्टर मंगवाया करते थे। ये उस वक्त की बात है जब अतीक अहमद जो है ना, विधायक नहीं बने थे, और जहाँ भी उनके अब्बू का ट्रैक्टर जाता था तो कभी कभी उस जगह पर, खेत पर वो भी पहुँच जाते थे अपने ट्रैक्टर का रौब दिखाने के लिए। सब कुछ जो है ना, नॉर्मल चल रहा था उस वक्त तक। खेतों के जुताई के लिए ट्रैक्टर भी पहुँच रहा था। लेकिन फिर आया साल 1989 का एक दिन, जब उस औरत का पति जो है घर से खेत के लिए तो निकला, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। पति के इंतजार में उस औरत का सुबह से लेकर शाम बीत गया, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। आगे कई और दिन बीत गए, लेकिन फिर भी उसकी कोई खबर नहीं आई। गांव के लोगों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर रहा। पति के गुमशुदा होने का दुख अभी कम नहीं हुआ था कि इसी बीच उस औरत को खबर मिली ना, उसके पति की गैर मौजूदगी में उसकी ज़मीन बैनामा हो चुका है। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तो पति का कोई खबर नहीं, और उसका 12 बीघे का जमीन भी हाथ से निकल रहा था। अचानक से उस औरत की दुनिया ना खत्म होने को हो आया। पहले वो दरबदर अपने पति को ढूंढने का गुहार लगा रही थी, और अब अपने जमीन को बचाने के लिए हाथ फैलाए मदद मांग रही थी, क्योंकि पति के बाद अब यही जमीन थी जिससे उसके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ था। इसलिए वो पुलिस स्टेशन गई, यहाँ तक कि तहसील और कचहरी में भी चक्कर लगाए, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। इस वक्त तक अतीक अहमद जो है ना, वो अपने गुरु चांद बाबा को दगा देकर विधायक भी बन चुके थे, लेकिन अभी भी उस महिला को अतीक पर थोड़ा भी शक नहीं हुआ था, ना ही तो जमीन के मामले को लेकर और ना ही पति के गुमशुदगी के लिए। उस समय तो उसके लिए भी अतीक अहमद वो विधायक था जिसे वो अपना नेता मानती थी। अब देखिए, इस कहानी में मैं कहीं और आगे बढ़ूं। अगर आप मेरी कहानियों को पसंद करते हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप तक हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट पहुंचे, तो अभी आप जाकर हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको स्कैन कोड दिख रहा होगा, उसे भी स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो वापस लौटते हैं उस कहानी पर जो उस औरत के जुल्म सितम से जुड़ा हुआ है। तो जिस औरत का पति गुमशुदा हो गया था, उसके हाथ से उसके 12 बीघा जमीन भी छीन रहा था, उसी औरत के पास अतीक के कुछ लोग पहुंचे, हट्टे कट्टे मुस्टंडे टाइप, और बोले कि चलो विधायक साहब तुमको बुलाए हैं। औरत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विधायक ने उसे क्यों बुलाया है। खैर, उसने सोचा कि चलो कुछ मदद ही मिल जाए। वैसे भी वो दरबदर ठोकर खा ही रही है, और वो अतीक की अदालत में वहाँ पहुँच गई विधायक के सामने। तो जब वो वहाँ अतीक के पास पहुँची, तो अतीक ने उससे कहा, खुद अतीक ने, कि तुम्हारा पति हमारा खास आदमी था, अब वो नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तुम ऐसा करो कि अपना जो भी ज़मीन है वो हमको दे दो, और आराम से घर में बैठ जाओ, तुम्हारे परिवार का ख्याल हम रखेंगे। औरत ने जैसे ही अतीक के मुंह से ये सब बात सुनी, अचानक से उसके दिमाग में पीछे हुए घटना का एक फिल्म दौड़ गया। रील की तरह उसे सब कुछ समझ आने लगा कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके सामने बैठा वो विधायक है। उसे समझ आ गया कि हो ना हो पति के गायब होने के पीछे और ज़मीन का जो हेरा फेरी चल रहा है, उस सब के पीछे अतीक अहमद ही है।
धीरे धीरे बातचीत में सच्चाई की सामने आने लगी और पता चला कि बैनामे कागजात में जो गड़बड़ी थी उसमें इलाके के लेखपाल मानिकचंद श्रीवास्तव का ही हाथ था। वही लेखपाल जो अतीक का खास आदमी माना जाता था। इसलिए जब सच्चाई आंखों के सामने थी तो उसने सीधे सीधे अतीक को जमीन देने से मना कर दिया। उसने कहा, यह जमीन मेरी और मेरे बच्चों की है, इसे मैं किसी को भी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। बाहुबली अब विधायक हो चुके थे, ना सुनना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और यहाँ पे एक औरत ने विधायक के मुंह पर उनको मना कर दिया तो समझिए कि उनका ईगो कहाँ पहुंचा होगा। बाहुबली वहीं सबके सामने गुस्से में लाल हो गए और बोले, अगर जमीन नहीं दी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ऐसे गायब कर देंगे ना कि कोई पता भी नहीं लगा पाएगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पति को किए थे। अब मान जाओ, नहीं तो मुर्गे की तरह हलाल कर देंगे सब। देखिए, ये उस दौर की बात है ना जब अतीक के एक आवाज से लोग थर थर कांपने लगते थे। लेकिन अतीक की इन तमाम धमकी के बाद भी वो औरत उसके सामने झुकी नहीं। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी जमीन को अतीक से बचा के रखेगी। लेकिन ये फैसला उसकी जिंदगी को और मुश्किलों में डालने वाला था, क्योंकि उसने जिसे मना किया था उसका सिक्का सिर्फ धूमनगंज इलाके में नहीं बल्कि पूरे इलाहाबाद में चलता था। फिर क्या, आगे उस औरत ने एक या दो नहीं 7 बड़े हमले झेले। कई बार अतीक के गुर्गे उसके घर में घुसकर मारपीट करते हैं, उसके परिवार को डराने धमकाने की हर संभव कोशिश करते हैं, जिसके बाद 1991 में पहली बार अतीक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। ये कदम एक साहसी कदम था, लेकिन पुलिस ने मामले को यह कहकर बंद कर दिया कि आरोप ही निराधार है, विधायक जी तो एकदम क्लीन है। पर असल में ये सब कुछ अतीक के खौफ का नतीजा था, जिसके आगे पुलिस क्या, जज भी डर जाते थे। आगे 2005 में जब जांच आगे बढ़ी तो तहसीलदार के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पता चला कि अतीक ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके जमीन के दस्तावेज में हेर फेर करवाया था। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बदलती रही, लेकिन अतीक के बाहुबल के आगे उस औरत का केस जस के तस रहा। न वो हार मानने को तैयार थी और ना ही अतीक धमकाने से रुक रहा था। फिर साल 2016 में तो अतीक के गुर्गों ने उसके घर के बाहर उसके बेटे पर ही जानलेवा हमला कर दिया। बेटे को गोली लगी और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। और सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि घर के एक और सदस्य को करंट देकर खूब प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि बाद में उसकी जान भी चली गई। ये आदमी उस औरत का अपना भाई था, जिसे अपने बहन के विवाद में अपनी जान देनी पड़ी। इन तमाम जुल्म सितम के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती थे, इस दौरान भी अस्पताल में अतीक के आदमियों ने धमकियां देना बंद नहीं किया कि अगर बात नहीं मानी तो अस्पताल में ही मार देंगे। जैसे परिवार को वहाँ से भी भागना पड़ा। आप समझ रहे हैं कि एक ज़मीन के लिए अतीक अहमद ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। वो दर बदर भाग रहे थे, घूम रहे थे, कोई उनका सुनने वाला नहीं था। ऐसा प्रकोप था उस समय उस बाहुबली का। आगे आलम यहाँ तक आ गया कि उस औरत ने अपने परिवार की सुरक्षा में कानूनी तौर पर हथियार उठाने को भी ठान लिया। दरअसल उस औरत ने अतीक से परेशान होकर जिला प्रशासन से एक बार लाइसेंसी बंदूक भी मांगा। बंदूक का लाइसेंस वो मांगने लगी कि वो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। मतलब एक आम आदमी आप समझ रहे हैं, इतना परेशान हो गया था बाहुबली के जुल्म सितम से कि उसने ठान लिया कि आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने पास हथियार रखूँगी ताकि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकूँ। लेकिन उसकी ये मांग भी अनसुनी रही, इजाज़त उसे नहीं मिली हथियार रखने की। इधर अतीक ने उसकी ज़मीन पर कब्जा करके करीब 200 लोगों को वहाँ पर उस औरत के ज़मीन पर बसा दिया अवैध तरीके से। औने पौने दाम पर उसके ज़मीन भी बेच दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद वो औरत टूटी नहीं। उसने हर धमकी, हर हमला और हर दर्द को सहा, अपनी लड़ाई को जारी रखा। लगभग 35 साल गुजर गए। वो अतीक से जीत तो नहीं पाई, लेकिन उसके कत्ल के बाद, यानी अतीक का जो कत्ल हुआ था, उसके बाद उसे राहत मिला इस बात से कि अब उसे और उसके परिवार को कोई और परेशान नहीं करेगा। 35 साल से उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन कानून में उम्मीद अब भी उनकी बाकी है।
लगभग 2 साल पहले जब मैं उन्हें एक इंटरव्यू में देख रहा था, और भी हाल फिलहाल के दिनों में भी मैंने उस इंटरव्यू को देखा। अचानक से वो इंटरव्यू मेरे सामने आ गया और मैंने सुना उनके 35 साल के दुख दर्द को और उस संघर्ष को भी समझा। इसके बाद भी वो पता है क्या गुहार लगा रही थी कि बाबा अब सब ठीक कर देंगे, यानी कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो अब सब ठीक कर देंगे। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद माफियाओं के राज को चोट तो लगी है, लेकिन उन लोगों का क्या जो आज भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बीती जा रही है लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आज की कहानी में मैंने सिर्फ एक औरत की कहानी बताई है जिससे अतीक अहमद ने सिर्फ 12 बीघा ज़मीन हड़पा था, लेकिन असल में तो उसने कई सौ एकड़ ज़मीन हड़पे थे। और ऐसी ना जाने कितनी ही कहानी होगी, हो सकता है कि कई कहानी तो आपके आसपास भी हो। और अगर प्रयागराज से हैं आप तो कमेंट कीजिए। आज जिस औरत की कहानी मैंने सुनाई है वो कौन है, उसका भी नाम मैंने नहीं बताया है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। कौन है वो औरत? क्या उसे न्याय मिला? अगर नहीं तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि सबसे ज़रूरी अगर कुछ है तो वो आपकी आवाज़, आप क्या सोचते हैं। और मुझे पता है कि प्रयागराज से जो लोग होंगे जो अतीक अहमद और उनके जुल्म सितम को जानते हैं, उनकी कहानियाँ सुने होंगे, वो पहचान गए होंगे कि आज जो मैंने कहानी सुनाई वो किस औरत की है। बस जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। इसलिए अगर अतीक अहमद के आतंकी कहानी, अगर कोई भी कैसी भी कहानी आपके पास है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। #अतीक टेरर के साथ आप उस इंसिडेंट को कमेंट में लिखिए। बाकी हम आपके रिस्पॉन्स पर आगे एक और कहानी लेकर आएंगे, और वो आप जो तमाम कहानियाँ भेजेंगे ना कमेंट के जरिए, उसे जोड़ते हुए एक नई कहानी लेकर आपके सामने आएंगे और उस पर भी बातचीत करेंगे, कभी लाइव आकर भी उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी आज की इस कहानी को आप लाइक करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी कहानी जब भी मैं लेकर आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। और मैं पंचम प्रकाश यूँ कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।